हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएसी के अपने पेपर ह्यूमन एम्पावरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट और सेकंड की। उम्मीद करते हैं अभी तक आपके एग्जाम बेहतर चल रहे होंगे, आगे आने वाले एग्जाम भी आपका बेहतर हो, उसी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यानी एंशियंट इंडिया के अंदर महिलाओं की कंडीशन कैसी हुआ करती थी। तो प्राचीन भारत में महिलाओं के पास एजुकेशन का राइट था, महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का राइट था, और महिलाओं के पास क्या थी, सोशल फ्रीडम हुआ करती थी, सामाजिक स्वतंत्रता हुआ करती थी। वैदिक काल यानी फिर एंशियंट इंडिया की बात कही गई है। वैदिक काल में महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो वैदिक काल में वे एजुकेशन ग्रहण कर सकती थी, यज्ञ कर सकती थी और स्क्रिप्चर्स की रचना कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो विदुषी महिलाएं थी उनके? तो प्राचीन भारत के अंदर हमारे गार्गी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है, मैत्रेयी का एग्जाम्पल मिलता है, लोपामुद्रा का एग्जाम्पल मिलता है, जो बड़ी ही नॉलेजेबल महिलाएं थी। विवाह के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि विवाह के संदर्भ में प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या हुआ करती थी। तो देखो, विवाह के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति हमने रामायण देखी थी, उसमें भी हमने देखा था कि सीता जो माता थी उन्होंने स्वयं राम का चयन किया था अपने जीवन साथी के रूप में। यानी प्राचीन जो अपना वक्त था, प्राचीन समय जो था, प्राचीन भारत में महिलाओं को स्वयंवर का अधिकार प्राप्त था और वे अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर सकती थी। अब इससे आगे बढ़े उससे पहले यदि आप तक अभी तक आपने अपने इस चैनल द फ्लुएंट पैम बाय अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस शेखावट यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे के सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, और ये साथ हमारा आगे भी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक बना रहेगा। आपके पसंदीदा वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे के सारे आपको इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहें आगे आने वाले समय में अच्छे वीडियो देखने के लिए। चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कमजोर कब होने लगी थी? ठीक है, कब होने लगी थी, उनका डिक्लाइन कब होने लगा था, उनका फॉल कब होने लगा था? तो उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का जब अंतिम चरण था उसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी आ गई थी, पितृसत्तात्मक समाज आ गया था, और उस पितृसत्तात्मक समाज के आने से महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होने लगी। यानी उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल जब ढलाव ही ओर था, वैदिक काल जब ढल रहा था, खत्म हो रहा था, तो धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति भी बदलने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन से विद्यालय प्रसिद्ध थे? तो प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? यानी मिडाइवल टाइम पे अब आ गए, है ना। मिडाइवल टाइम पे हमने देखा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की कंडीशन के अंदर डिक्लाइनेशन होने लग गया था, पतन होने लग गया था। तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई, उन्हें पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति? यानी मिडाइवल टाइम में क्या थी भाई? प्राचीन भारत में तो हमने देख लिया महिलाओं को स्क्रिप्चर लिख सकती थी, वो है ना, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लेकिन मिडाइवल टाइम आते आते महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध बढ़ गए। लेकिन कुछ शाही परिवारों की महिलाएं शिक्षित थी, यानी महिलाएं क्या हो गई, सर्कमस्क्राइब्ड हो गई इनसाइड द हाउस, है ना, घर के अंदर रहने को मजबूर हो गई, उनको शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन सी प्रमुख कुप्रथाएं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी प्रमुख कुप्रथाएं मध्यकालीन भारत में महिलाओं को प्रभावित करती थी? तो देखो, मध्यकालीन भारत में पर्दा प्रथा आ गई थी, सती प्रथा आ गई थी, बाल विवाह आ गए थे, और दहेज प्रथा जैसी ऐसी कुछ कुरीतियां आ गई थी जिन्होंने महिलाओं को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया, महिलाओं का समाज में स्थान कम कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सती प्रथा किस काल में अधिक प्रचलित हुई? तो सती प्रथा मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से राजपूत समाज के अंदर ये अधिक प्रचलित हुई थी। रजिया सुल्तान कौन थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस कौन सी महिला ने मुगल शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो नूरजहां वो महिला थी जो मुगल दरबार में प्रशासनिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कौन सी महिला योद्धा मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रानी दुर्गावती ने, रानी दुर्गावती ने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है। अब देखो, अगर आपने इससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है जो मैंने पूरे सिलेबस को लेकर के बनाया है, तो एक बार अगर आप वो वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अच्छे से उस वीडियो के अंदर मैंने एक एक चीज़ को समझाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े ही आसान हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को कैसे प्रभावित किया?
ठीक है, भक्ति मूवमेंट आया था मिडाइवल टाइम में। तो जब आंदोलन आया उसने महिलाओं को समाज में बराबरी और आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी। ठीक है, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कौन सी महिला संत, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी महिला संत भक्ति आंदोलन में प्रसिद्ध थी? कौन सी महिला थी? तो मीराबाई और अक्का महादेवी भक्ति आंदोलन की प्रमुख महिला संत हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पहला प्रयास किसने किया? मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए पहली बार कोशिश की थी। रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की सेना के खिलाफ वीरतापूर्ण युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मीराबाई का योगदान क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। मीराबाई ने भक्ति आंदोलन में भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सामाजिक संबंधों को तोड़ा, सामाजिक बंधनों को तोड़ा। ठीक है, तो मीराबाई किस लिए फेमस थी? भक्ति आंदोलन में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भाव की भक्ति को दर्शाया और वो कृष्ण में ही समा गई। तो उन्होंने एक नए आयाम भक्ति के प्रस्तुत किए और उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ा कि उनके जो ससुराल था उनको बिल्कुल ये बात गवारा नहीं थी कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरीके से लीन रहे और चारों तरफ यूं ही श्री कृष्ण के खोज में दर बदर भटकती रहे। तो मीरा ने क्या था, चली आ रही प्रचलित परंपराओं को तोड़ा और वो स्वयं कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं के अधिकारों में गिरावट क्यों हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में गिरावट के कारण क्या थे? एक तो देखो विदेशी आक्रमण, मुगल आ गए थे, तुर्क आ गए थे, है ना। तो दूसरा कठोर सामाजिक नियम लगा दिए गए थे। तीसरा पितृसत्तात्मक समाज आ गया था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को और डिक्लाइन कर दिया और कम कर दिया और महिलाओं का जो समाज में एक अच्छा स्टेटस हुआ करता था प्राचीन भारत के अंदर, वो स्टेटस कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। 19वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत मानी जाती है क्योंकि उसी समय सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी। सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड मूवमेंट्स जो थे 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गए थे और वहीं से महिलाओं की स्थिति में भी सुधार की कोशिश की जाने लगी। सती प्रथा को समाप्त करने में किसने योगदान दिया? देखो राजा राम मोहन राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और 1829 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो किसको श्रेय दिया जाता है? द क्रेडिट गोज टू राजा राम मोहन राय टू एबोलिश द सती ट्रेडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है या पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, है ना। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका क्या रही? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को छांटा गया है, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखो जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थी उनमें सरोजिनी नायडू, बहन निवेदिता और अरुणा आसफ अली जैसी कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंदर पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दे दिया गया कि यदि उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर क्या कर सकती थी? पुनः विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने आता है कि किस महिला ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार भाग लिया? ठीक है, तो ये हम सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये रानी बाई थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। महिला शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट। 1911 में पहली बार लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए स्थापित किया गया था। महिलाओं के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए कॉलेज स्थापित किया गया था, जिसने महिला एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बड़ा इंपॉर्टेंट। तो 1917 के अंदर श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी जो थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस इसके पूरे आने के, कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 महिलाओं को समानता के अवसर प्रदान करते हैं। तो 14, 15, 16 है जिसमें बात की गई है। जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है 1-1.25 घंटे की क्लासेस में कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, उसके अंदर मैंने इन तीनों ही अनुच्छेदों को आपको समझाया है बेहतर तरीके से। तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा, पूरी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी।
स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो श्रीमती किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आएगा ही आएगा 100%। महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, स्वतंत्रता और समान अवसर देना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या ऐसी जरूरतें हैं, क्या ऐसी नीड थी कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी? तो महिला सशक्तिकरण जरूरी है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए। महिला सशक्तिकरण कितने प्रकार का हो सकता है? मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिटेल में समझाया है कि अगर महिला को सशक्त करना है तो उसके 5 प्रकार है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से महिला को क्या करना पड़ेगा? हमें एम्पावर करने पड़ेगा। तो दीज आर द 5 मेन की एरियाज, ये 5 मेन की एरियाज है जहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या है? तो हमने कहा था महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सशक्त करना पड़ेगा। तो सामाजिक सशक्तता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सामाजिक कुरीतियों से महिला को मुक्त करना पड़ेगा और उसको समान अधिकार देना ही सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। यानी समाज में फैली हुई बुराइयों को, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, है ना, इस तरीके की बुराइयों को दूर करा जाए और उनको पुरुषों के समान ही अधिकार दिया जाए, तो हम महिला सशक्तिकरण जो करेंगे उसको हम सामाजिक सशक्तिकरण कहा जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? ठीक है, किस तरीके से करें हम ये सामाजिक सशक्तिकरण को? तो महिलाओं के बीच में शिक्षा को फैलाया जाए, अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाया जाए और जागरूकता अभियान चलाया जाए और उनमें जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाए, तो महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण अपना आप बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सशक्तिकरण यानी इकोनॉमिक एम्पावर कैसे करें हम महिलाओं को? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नौकरी और व्यवसाय के अवसर देना ही आर्थिक सशक्तिकरण होता है। कौन कौन से कदम उठा रहे हैं आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? महिलाओं को राजनीति में भाग लेने, नीति निर्माण और योगदान देने का अधिकार देना, यही राजनीतिक सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण से समाज को क्या लाभ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज को क्या लाभ होगा भाई? समाज में से गरीबी हटेगी, अशिक्षा हटेगी और जेंडर इक्वलिटी आएगी। तो समाज के अंदर जेंडर इक्वलिटी आएगी, गरीबी हटेगी, शिक्षा हटेगी और जब ये चीजें हटेगी तो महिला भी देश की प्रगति के अंदर बराबर कंधे से कंधा मिला करके योगदान देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिला सशक्तिकरण से देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? लगभग पहले ऐसा क्वेश्चन ही है। यदि यह आर्थिक विकास को तेज करता है, यानी देश के इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको यह तेज करता है और समाज में स्टेबिलिटी लेकर के आता है, सोशल स्टेबिलिटी को ये लेकर के आता है। महिलाओं के सशक्त होने से समाज में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि समाज कैसे बदलेगा? ठीक है, महिलाओं को सशक्त कर दिया लेकिन समाज कैसे बदलेगा? तो समाज में अशिक्षा, गरीबी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां कम हो जाएगी, यानी वो कुरीतियां जो है खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हमारा समाज सकारात्मक पॉजिटिव रूप से चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने आता है, ये महिला सशक्तिकरण से समाज को क्या लाभ होगा? ये अभी मैंने बता दिया, सेम वही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। देश के विकास पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो यह आर्थिक विकास को तेज करता है और सामाजिक स्थिरता को लेकर के आता है। ठीक है, ये पहली यूनिट थी। अब सेकंड यूनिट पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए? फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद कर लेना आप, है ना। फंडामेंटल राइट्स कौन से दिए गए? तो देखो, समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी समान होंगे, भेदभाव, जेंडर अनइक्वलिटी को ये क्या करता है? जेंडर अनइक्वलिटी को विरोध करता है। और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं एक मौलिक अधिकार के रूप में। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा, यानी जेंडर इक्वलिटी को, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो प्रमोट करता है? तो अनुच्छेद 14 है जो ये कहता है सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो कौन सा ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट थे उसको रोकने के लिए 2013 में एक कानून बनाया गया था जिसको क्या कहा गया? यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए कौन सा कानून लगाया गया है? यानी मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए कौन सा
कानून लागू किया गया? तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो गर्भवती महिलाओं को भुगतान सहित अवकाश भी प्रदान करता है, यानी मैटरनिटी लीव जो दी जाती है उसके लिए कानून आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आता है, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो पंचायतों में 243D बहुत इंपॉर्टेंट है। 243D है जिसमें पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 33% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण देने के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तावित किया गया है? तो 108वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें महिला आरक्षण विधेयक कहा जाता है, ये प्रस्तुत किया गया था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 1956 के अंदर, जिसको 2005 में अमेंड किया गया, संशोधित भी किया गया। ये क्या करता है? हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट देता है, पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्रोवाइड कराता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आया था 2005 में, जो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए लाया गया था। ये फिर इंपॉर्टेंट है, दहेज वाला, डॉरी वाला है ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1961। यह अधिनियम 1961 में लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में महिला अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आता है, सरकार ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू करी? तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान जो चलाया गया था, वो किसके लिए चलाया गया था? महिलाओं को डिजिटल रूप से एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए ये प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना कौन सी है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप सेंटर योजना जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, ये योजना थी जो गवर्नमेंट ने शुरू करती है। निर्भया फंड की बात करते हैं कि निर्भया फंड क्या है। अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड क्या है और इसे कब शुरू किया गया? 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया यह एक विशेष कोष है। ठीक है। महिला हेल्पलाइन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 100% पूछा जाएगा जब महिला अधिकारों की बात होगी, तो ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। महिला हेल्पलाइन योजना क्या है? महिलाओं के 24 सातों दिन यानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपातकालीन सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए 2 नंबर जारी हैं, 1090 और 181। इन पर महिलाएं फोन करके तुरंत किसी भी आपात स्थिति पर अपनी सहायता मांग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई गई? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है। इसके बारे में डिटेल में मैंने उस वीडियो में बात करी है, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन जो 2018 में आया था, महिलाओं के लिए वो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो यह महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करने पर केंद्रित है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? झुंझुनू जिले से शुरुआत हुई है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एरिया से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। फिर आता है, महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कुछ ऐसी योजनाएं थी जो महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया योजना जो महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देती है। फिर है, लड़कियों को उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना आई थी 2015 में, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? यानी जेंडर जो महिलाएं थी उनके लिए कौन सी शुरू की गई? तो स्माइल योजना आई थी, जो बेसिकली किसके लिए थी? ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए थी। उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इसको लागू किया गया था। तो स्माइल स्कीम को हम लागू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे यूनिट और फर्स्ट और सेकंड में से। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे पसंद आए होंगे और डेफिनेटली इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन पेपर में भी मिलेंगे। यूनिट 3rd और 4th का जो आपका MCQ का वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, आगे तक का साथ है। 3 से 4 साल तक आपकी डिग्री तक द फ्लुएंट मैन आपके साथ रहेगा और आपको आपकी ज़रूरत के सभी वीडियो प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, सी यू अगेन।